Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. नमस्कार, मैं रुमान हाशमी लाइव तक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बजट पर, इसे लेकर हमारे साथ आज 4 गेस्ट हैं। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर हमेशा की तरह, हर साल की तरह जो एक्सपर्ट हैं वो कुछ इसके फायदे गिनाते हैं, जो आलोचक हैं वो उसकी खामियां गिनाते, राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके जो एलाइज होते हैं वो उसके पक्ष में बोलते हैं, जो अपोजिशन होता है वो उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन एक प्रमुख बात क्योंकि निर्मला सीतारमण पर ये इल्जाम काफी ज्यादा लग रहे थे आम वर्ग की तरफ से, मध्यम क्लास की तरफ से, कि हर चीज पे जीएसटी लगा रही हैं। पॉपकॉर्न है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगा रहे हैं, बच्चों के स्कूल के किताब है, बुक्स है, उस पर जीएसटी लगा है, हर चीज पे जीएसटी। मध्यम वर्ग इनकम टैक्स देने में और इनडायरेक्टली जो टैक्सेस हैं उसे देने में मध्यम क्लास की, मिडिल क्लास का कमर जो है वो टेढ़ी हो गई, कमर टूट गई, ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं निर्मला सीतारमण के ऊपर उनके बजट को लेकर के। लेकिन इस दफा बजट में उन्होंने एक खास राहत दी है, बड़ी राहत दी है मिडिल क्लास को खास करके, क्योंकि मिडिल क्लास के बारे में हमेशा कहा था कि ये जो बजट है कॉर्पोरेट क्लास का होता है या फिर गांव देहात में जो रहते हैं किसान होते हैं उनको सब्सिडी मिलता है फर्टिलाइजर वगैरह को, उनको लेकर होता है। मिडिल क्लास के लिए के पॉकेट से सिर्फ पैसा लिया जाता है, उनके लिए बजट में कुछ खास होता नहीं है। लेकिन इस बार बजट में जो टैक्स टैक्सेशन है, जो टैक्स में जो कमी की है, 7 लाख से बढ़ा के इनकम टैक्स जो लगता था वो 12 लाख कर दिया गया है कि अगर सालाना 12 लाख यानी कि 1 लाख भी अगर आप कमा रहे हो तो इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये इस राहत है, लेकिन बजट में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इसी लेकर के हमारे साथ 4 विशेष गेस्ट हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामधीन सिंह द्विवेदी जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद आईएनसी के प्रोफेसर हैं शिवाजी सरकार, और फॉर्मर आईआरएस विनोद सिंह जी हैं हमारे साथ, और नीतीश मिश्रा मार्केट एक्सपर्ट हैं। आप सभी का अभिवादन है। पहले तो टेक आप सभी से लेंगे। नीतीश जी, आपका पहली प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस बार बजट जो है वो बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है? बजट का अगर ओवरऑल हम देखें तो बजट में बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पुश इन्होंने, जो मोदी गवर्नमेंट 10 साल से कर रही है, वो एक कंटिन्यू इन्होंने किया है इस बजट में। प्लस कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें इन्होंने एक एडिशनल पुश करने की कोशिश करी है, जिसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं। प्लस आपकी एफडीआई में जो इन्होंने 74% की पहले एफडीआई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, जो इन्होंने इंक्रीज करके 100% कर दिया है। तो ये सब एक नई चीजें हैं। प्लस आप अगर इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें एक जो न्यू टैक्स रिजीम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसमें एक मेजर चेंज इन्होंने किया है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसका डिस्पोजेबल इनकम जो अल्टीमेटली रोटेट होकर आपकी इकोनॉमी में ही इन्फ्यूज होता है, उस पर इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल बजट के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि कंजम्पशन नेक्स्ट ईयर से आप इंक्रीज होते हैं, आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये बेसिक जो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट का कोर जो बजट का ऑब्जेक्टिव उन्होंने मीट करने की कोशिश की है। रामधनी जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी हाँ। सर, ये बताएं कि सरकार का जो ये दावा है कि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, इससे आप कितना सहमत हैं? इसे कैसे देखते हैं आप? अब इसको इस तरह देखा जाए कि ग्रोथ ओरिएंटेड यूं है कि उन्होंने हर मिडिल क्लास किसानों को हर तरह से सुविधा देने की कोशिश की है। जैसे कि जो गरीब तबके के किसान हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों के लोग हैं, यदि उनको आर्थिक मदद दी जाती है तो अपने अपने क्षेत्र में काम करके वो आगे बढ़ते हैं। किसानों को अब देखिए, जैसे बिहार के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना की। ये मखाना बोर्ड जी
यहाँ वहाँ के ये लोग सबसे ही निगलेक्टेड लोग हैं और ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनका फायदा व्यापारी ज्यादा ले जाता है। अब इसकी जी खेती के लिए, इसके प्रसंस्करण के लिए, इसकी उत्पादन के लिए, मार्केटिंग के लिए इन्होंने एक बोर्ड बना दिया। तो अब ये सोचिए कि इतने इस उद्योग से जुड़े, हालांकि एक खास क्षेत्र का ही उद्योग है, बहुत से लोग ही लाभान्वित होंगे, उनकी इकनॉमी बेटर होगी, वो सुधरेंगे। जी। उसी तरह अब जैसे इन्होंने कुछ मिनरल्स पर टैक्स की रियायत दी, लिथियम पर दिया। अब हाँ हाँ। ये लिथियम पर दिया, बट नेचुरल है, लिथियम बैटरियां सस्ती होंगी, लोग बनाने में उसमें कोशिश करेंगे। और आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेकिन जो आ रहे लेकिन हैं। लेकिन 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 रामधन जी, ये जो लिथियम वगैरह पे जो टैक्स में कमी की गई है, हम्म। इससे क्या लग रहा है? मतलब ये तो जो कारपोरेट कंपनियां हैं उनको ही फायदा है, आम नहीं, आदमी हम को इससे क्यों, क्या फायदा हमको है? हम भाई हमको भी फायदा है, मोबाइल तो हम भी खरीदते हैं, मोबाइल हमारे लिए सस्ता होगा। और उसमें जो हैंड्स लगेंगे, प्रोडक्शन होगा। जैसे अभी तक जो चीन में बनने वाले मोबाइल से अपने देश में बनने लगे, सस्ते हुए, लोगों को काम मिला। वो नोएडा में यहीं पर कितने कितनी इंडस्ट्री हैं जो बना रही हैं। तो एम्प्लाई तो हमारे देश के लोग हो रहे हैं ना। तो इकोनॉमी तो नहीं, यहाँ ज्यादा पैसे तो असेंबल उनको हो मिल रहा रहे है। हैं। देखिए, चीन का प्रोडक्ट चाहे कोई भी मोबाइल है, वो ज्यादातर तो हाँ। यहाँ असेंबल हो रहा है। लोगों ओरिजिनल लो, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? वो तो असेंबल नहीं हो रोजगार रहा है। तो मिल रहा है ना, रोजगार तो हमारे हाँ, लोगों को रोजगार मिल मिल रहा है रहा है, ना। ठीक है, तो रोजगार मिल रहा है। रोजगार की लेकिन बात आपने है। और किसानों की, नहीं नहीं, आपने किसानों की बात की, तो किसान का मामला यह, सरकार जो सब्सिडी देती है और जी। सरकार का जो बजट है, जो घाटे का हम्म। बजट है, हर साल सरकार घाटे का ही बजट पेश करती है, और उस पर से जी। सब्सिडी। तो ये हम्म। इससे क्या लगता है, डेवलपमेंट का जो काम है, और जो सरकार बजट रखती है अलग अलग क्षेत्र में डेवलप, वो इससे प्रभावित नहीं होगा? देखिए, वो सब्सिडी की इकनॉमी एक अलग इकनॉमी है। और सब्सिडी दे करके, जैसे कि जो किसान, सब्सिडी आज से नहीं दी जा रही है, जब से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तब से जी हाँ, कृषि वो बात सब्सिडी सही है। दी जा रही हाँ, है। नहीं, ठीक है, और ठीक है। उसका परिणाम ये देखिए कि यदि आप गांव से, किसानों से जुड़े हैं, तो आज से 20 30 40 साल पहले जो हमारा प्रोडक्शन था और हमारे जीवन स्तर थे जो गांव के, वो बहुत बदलाव आ गया है। मैं गांव का आदमी हूं, मैं खेती कराता हूं, मैं जानता हूं खेती कैसे होती है। सिर्फ उसमें एक चीज थी कि जो मटेरियल लगता है, जैसे खाद, उर्वरक, सिंचाई, जी बिजली, ये थोड़ी सी चीपर होती, सस्ती होती, तो इसका लाभ और किसानों को मिलता। उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो पैदावार वो करते हैं, वो सस्ता होता, और बट नेचुरल उसे लाभान्वित होते। इसमें वित्त मंत्री ने यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है, जिससे यूरिया सस्ती हो। असम में एक हम्म, यूरिया फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है। पहले जो जी हाँ। यूरिया फैक्ट्री, उनके उत्पादन, यूरिया ब्लैक होती है अपने देश में, नेपाल चली जाती है नहीं यहाँ नहीं, से। अभी भी हमारे यूरिया तो इम्पोर्ट ही होता है हमारे ज्यादा। जो जी, जरूरियात हमारे है खपत, किसानों तो को नहीं इम्पोर्ट होता मिलता है। बहुत। तो जो इनपुट है किसानी का, यदि ये सस्ता हम्म। होगा, तो उसका जो अनाज पैदा होगा, वो लागत उसकी कम लगेगी, वो बेचेगा, उसको अच्छा, फायदा होगा। आपने आपने जो बात कही इस पे, शिवाजी सरकार का, उनका भी ओपिनियन देते हैं। शिवाजी सरकार, इनका कहना है, आपको रामदेव जी का, कि आम आदमी को इससे फायदा है, जो जो भी सब्सिडी वगैरह की जो बात है। तो क्या आपको लगता है कि ये बजट आम आदमियों की जरूरत को ये पूरा करता है? शायद नहीं। ये एक चुनावी बजट है। जी। आप कहेंगे चुनावी बजट ये, कैसे है? हाँ हाँ, जी, ये बिहार के बताइए। चुनाव, बिहार के चुनाव और दिल्ली के चुनाव को देखकर बजट बनाया गया है। बिहार को थोक में बहुत कुछ चीज दे दिया गया है, हमें समझ में नहीं आता है। यही 5 7 साल पहले दे दिए होते, बिहार की हालत तो आज बदल गई होती। बिहार में दो दो एयरपोर्ट बढ़िया बनाए जाएंगे, कई और भी एयरपोर्ट जी। बनाए जाएंगे। हम्म, आईआईटी पटना का बड़ा नारा होगा। हाँ मिथिलांचल हाँ के हाँ। लिए खास डेवलपमेंट होंगे। मखाना पोर्ट जी बनेगा। कई छोटे जी, मिनरल्स जो मखाना बोर्ड। बिहार में करते हैं, उस पर खास नजर है। और इसके अलावा बिहार के लिए कुछ और भी चीजें हैं।
है कि बिहार को दिल्ली तो के जरूरत लिए भी क्या? थी। बिहार जब झारखंड बना, सर जब झारखंड बना तो झारखंड के बाद राज्य ने डिमांड किया था कि स्पेशल पैकेज दिया जाए। सरकार ने स्पेशल पैकेज तो नहीं दिया। अब जबकि नीतीश बाबू जो है, नीतीश सरकार एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ घटक दल हो गए, तब जाकर के, और आज जैसा आप बता भी रहे हैं इस साल चुनाव होना है, तो इसको देखते हुए लग रहा है, मतलब जो आप बात कर रहे हैं कि राजनीतिक है, पॉलिटिकल बजट है, तो ये बात तो ऐसा लगता है देख करके, अगर चुनाव को देखा जाए और जिस मौके पर बिहार को दिया गया है, तो उससे तो लग रहा है कि ये नीतीश का जो चल रहा था मामला, कि वो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, जो एक दबाव की उनकी राजनीति होती है, कहीं आरजेडी के साथ ना चला जाए, तो उससे रोकने के लिए भी हो सकता है कि ये बजट बिहार को इतना ज्यादा, बिहार का स्थान रखा गया है बजट में। जी। आपने कहा और मैंने कहा, कोई हम दोनों नहीं, एक ही बात हम बात सही है। यस यस। कि लोक लुभावन बजट है बिहार और दिल्ली के लिए, और कोशिश यही है कि वोट बटोरे जाएं। तो वोट बटोरता है नहीं बटोरता है ये तो चुनाव बताएगा। हम्म। पर ये फोकस मैं सही समझता सही। हूँ जी। और पहले लेना चाहिए था, उससे बिहार को काफी लाभ होता। अभी कितना होगा, एक साल में कोई खास लाभ तो होना नहीं है। पर यह है कि चुनाव में, चुनाव से पहले बीजेपी वैसे भी वहां पे बड़े वैसे गई थी कि 60 लाख दें, हाँ हाँ। करोड़ का दें, 60 लाख दें, 1.25 लाख करोड़ का क्या करें। तो वो अगर ये चीज है तो ठीक है। पर अब उससे बिहार का मसला कितना संभलेगा, या बिहार की मामले जो है कितने सुलझेंगे, बिहार में वाकई कितनी नौकरियां पैदा होगी, इस बारे में कोई आकलन नहीं है। दूसरी चलिए इस चीज, पे इनका जी बताएं। क्या बोलिए बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि पूरा देश ही खुश है। और ये चीज जो खुश है, ये खुशी तो पिछले साल भी दी जा सकती थी, और पिछले साल दे हम्म। देते अगर शायद, शायद मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल के इलेक्शन रिजल्ट्स में कुछ और हो सकती थी। हम्म हम्म हम्म, पर उस वक्त नहीं आया। इस वक्त जब दिल्ली में सारा पासा अटका हुआ है, तो पूरे देश को देने के नाम पर इनकम टैक्स में की जो रिलीफ पार्ट है उसको हाँ हाँ। बढ़ा दिया गया। पर उसमें जी एक पेंच है जो लोग नहीं समझते हैं। अगर 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आप पर जी। टैक्स 4 लाख से ही लगेगा, तब आपको 12 लाख का फायदा नहीं नहीं होगा। उसमें, हाँ 12 लाख से ऊपर है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इनसे आप आईआरएस विनोद सिंह जी से ही पूछ लेते हैं। विनोद सिंह जी, शिवाजी जी जी। सरकार ने इसे पॉलिटिकल बजट करार दिया जो बताया है। आपको क्या लग रहा है कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा इस बजट से, और कौन से क्षेत्र जो है वो अछूते रह गए हैं, और क्या ये बजट पॉलिटिकल बजट है, आप इसे कैसे देखते हैं? अश्विनी जी प्रणाम। मेरा और शिवाजी सरकार साहब को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो जी पॉलिटिकल बजट बोले हैं, जो सारा बजट जो है या कोई भी चीज पॉलिटिकल है। दुनिया में पॉलिटिक्स के बाहर कुछ भी नहीं है। एरिस्टोटल ने कहा था कि पति जो पत्नी को घर में भोजन खिला उसको काम करके लाता है और पत्नी के हाथ में दे देता है, पत्नी भी केयर करती है, वो भी पॉलिटिकल है। अगर पॉलिटिकल नहीं है जिसमें, समझिए कि वो जंगली है, वो सिविलाइज नहीं है। तो पॉलिटिकल कह देने से काम नहीं, नहीं ठीक चलेगा। बात है, लेकिन बजट की इनका विशेषता कहना है। है, आप प्रोफेसर सर, लेकिन प्रोफेसर शिवाजी सरकार का कहना है कि अभी क्यों, अभी बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार को खास तौर पे बिहार को ध्यान में रख करके खाना बोर्ड ये पहले क्यों नहीं हुआ? अब जब नीतीश बाबू एनडीए के साथ हैं और चुनाव में दाखिल हो गया, इस साल 2025 चुनाव होना है, तभी क्यों इस तरह का बजट दिया गया? तो इस लिहाज से तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मकसद तो था ही ना। हाँ देखिए, इससे मैं असहमत तो कोई नहीं होगा, क्योंकि मकसद तो होता ही है पॉलिटिकल। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जो जीएसटी का जो इनकम था
वो पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गया है, क्वांटम जंप लिया है। तो सरकार इस पोजीशन में है अब कि इनकम टैक्स के एसएससी कम भी हो जाए, तब भी वो जीएसटी से जो इनकम होगा, रेवेन्यू होगी सरकार को, उससे काम चला लेगा। तो एक सेक्टर में टैक्स कम होगा, दूसरे में टैक्स बढ़ेगा। लेकिन आपने जो दूसरा पार्ट पूछा कि बजट से लाभ होगा, तो लाभ तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास भी शामिल होता है उसमें। तो जो क्लास का डिफिनेशन है उसमें मिडिल क्लास के साथ लोअर मिडिल क्लास भी रहता है। तो उसके परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसके पास स्पेयर मनी होगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिलेगा। और जहाँ तक लिथियम की बात है, तो उससे जो व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा, हम लोगों को भी लाभ होगा। इसके बाद जो किसानों को बेनिफिट दिया है उसको मैं डिटेल नहीं देखिए ना पढ़ा हूँ। विनोद जी, एक चीज देखिए, भारत में इतनी कंपनियां आई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रतिशत है वो 5% है, जबकि नेपाल जैसा छोटा देश उसमें 73% जो है, 73% इलेक्ट्रिकल व्हीकल वहां के मार्केट में है। हमारे यहाँ अभी 5% है। वो तो ग्रोथ वैसा हुआ नहीं है। अगर सरकार ने लिथियम में घटाया है टैक्स ये सोच करके, लेकिन इंपोर्ट में तो नहीं घटाया है। ज्यादातर नेपाल जैसा कंट्री में इसलिए सस्ता हो गया कि उसने इंपोर्ट दर घटा दिया। पूरा ही घटाना चाहिए, पूरा खत्म करना चाहिए। ये रिड्यूस किए हैं भारत में जो है लिथियम, जब रिप्लेसमेंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है बहुत हद तक, तो भारत में टैक्स को कम किया है। भारत को पहले ही पूरा टैक्स फ्री कर देना चाहिए, और लिथियम व्हीकल को बनाने के लिए जो इंसेंटिव है उससे ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। वैसे सुन के मुझे खुशी हुई कि गडकरी जी बोल रहे थे कहीं कि 2029 के बाद जो है, तो जो भी गाड़ियां बनेगी वो इलेक्ट्रिकल होगी, खास करके मोटर जो रेलवे या दूसरे में है तो बड़ी बड़ी गाड़ी होगी। तो जो बजट के बारे में मैं कह रहा था कि मखाना बोर्ड बना है बिहार को, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो बिहार का इन्वेस्टमेंट हुआ, वो चूंकि मिनरल के करीब था और स्पेस की अवेलेबिलिटी थी, तो 90% इन्वेस्टमेंट जो है वो झारखंड के क्षेत्र में हुआ। लेकिन झारखंड जब बना, तो बिहार को जो इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो इन्वेस्टमेंट था वहाँ, उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिला। बिहार को डिप्राइव किया गया, और डिप्राइव करके जो है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलना जो है वो दूसरा विषय है, चाहे नीतीश जी हो चाहे कोई भी हो। और अब जो भी बिहार के लिए कर रहे हैं वो बहुत नहीं है, बहुत की जरूरत है। ठीक है विनोद जी, समय थोड़ा कम है। नीतीश मिश्रा जी से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। नीतीश जी, ये बजट कितना आपको लगता है देश की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, ये बजट इन चुनौतियों का समाधान करता है? जी, एक तो मैं शिवाजी सरकार जी की जो एक स्टेटमेंट थी पॉलिटिकल बजट, कुछ हद तक उससे सहमत हूँ। तो रीजन आप देखेंगे एक चीज की, जैसे उन्होंने बोला कि ये सब चीजें कुछ पहले भी अनाउंस किया जा सकता था। ऑब्वियसली इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज के डेट में इनको एक अलायंस का जो एक मजबूरी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस आप दे नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना फंड या एलोकेशंस नहीं है। तो पीस में ठीक है, मगर दो सवाल का जो जवाब वो ठीक है नीतीश जी, लेकिन दो सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या ये बजट देश की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है उसका समाधान करने में ये बजट सक्षम है, और दूसरा ये है कि क्या इस काबू में किया जा सकता है? आपका दूसरा क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था। महंगाई, एक तो है कि क्या जो देश की आर्थिक चुनौतियां, देश को जो सामना है, जिस तरह से इन्फ्लेशन है, आप देखें ना डॉलर के मुकाबले रुपया का किस तरह से गिर रहा है वैल्यू, रिसेशन है, मार्केट में रिसेशन है, जॉब जा रहा है। तो ये जो चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां, क्या ये बजट इसको हैंडल करने में, एड्रेस करने में सक्षम है? और क्या महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, महंगाई काबू कर सकता है ये बजट? देखिए, जो गवर्नमेंट की जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहा है इस बजट से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के तरफ ज्यादा है, प्लस एक सोशल वेलफेयर स्कीम जिसके अंदर आपके किसान, एमएसएमईज और स्मॉल सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे मखाना बोर्ड और जो एग्रीकल्चर लेवल की चीजें हैं। कोर सेक्टर में इन्होंने फोकस किया है। जो फंड का एलोकेशन है
जिसका पुश इनको डेफिनेटली मिलेगा। आपको इकोनॉमिक में थोड़ा सा रिवैम्प दिखेगा, एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से रिलेटेड दूसरी चीज है, जब जब भी आप मार्केट में फंड पुश करते हैं, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश किया, तो इन्फ्लेशन उससे कम नहीं होगा। एटलीस्ट जो है 2% ऊपर ऊपर ही मिलेगा आपको, कम नहीं होगा इससे। जहां इनकम, जहां कोई भी फंड अगर मार्केट में ज्यादा इन्फ्लो होता है तो वो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है तो आपकी प्राइसेस और इन्फ्लेशन वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉलर्स के अगेंस्ट जो रुपया कमजोर हो रहा है, उसका एक ग्लोबल फैक्टर है। क्योंकि बोला ये जाता है कि आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में देखेंगे तो एक आइडली जो चीजों को रीड किया जाता है कि यूएस अपना इन्फ्लेशन जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है कंट्रोल्ड नहीं है। दे आर प्रिंटिंग द नोट्स एंड जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो नोट प्रिंट करके यूटिलाइज करते हैं। उस वे में जितना भी इन्फ्लेशन यूएस में होगा वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो फैक्टर एक रहेगा। बट ठीक है, आप जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी आप देखेंगे उससे बेटर रुपया परफॉर्म करेगा। और डॉलर की मोनोपोली, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की मोनोपोली भी आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दिया ब्रिक्स कंट्रीज को कि आप ब्रिक्स करेंसी लागू करेंगे तो 100% टैरिफ हम लागू कर देंगे। ब्रिक्स कंट्री ऑलरेडी, आप देखेंगे ब्रिक्स कंट्री ऑलरेडी वो चीज लागू कर चुकी है, बट डिफरेंट वे में। उन्होंने एक कॉमन करेंसी नहीं रखा है, बट उन्होंने लोकल करेंसी में उसी को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ब्रिक्स की कंट्री स्मार्टली उन्होंने प्ले किया, एक कॉमन करेंसी ना करके उन्होंने जो लोकल करेंसी है देश के साथ उसमें इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो चीज है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी आप देखेंगे जो उनका डेट ट्रैप है प्लस जो उनका इंटरेस्ट रीपेमेंट्स है वो उनकी एनुअल रेवेन्यू को क्रॉस कर चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो डॉलर की नहीं, वो बात सही है, यस। तो डॉलर की और प्लस यूरोप की जो कंडीशन है वो आने वाले दिन में बहुत अच्छी नहीं है। तो वो अब डोनाल्ड ट्रंप कितने दिन सस्टेन कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। साल 2 साल चल जाए, बट अल्टीमेटली यूएस और यूरोप की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करनी है धीरे धीरे, स्लो। प्लस उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इंडिया में मिलेगा, जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं, चाहे आपके केपीओज हो गए, बीपीओज हो गए, जिनका बैक ऑफिस यूएस की कंपनी और यूरोप की कंपनी का बैक ऑफिस इंडिया में है, जिनकी बिलिंग डॉलर्स में होती है, तो उस पर डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसमें पे कट हो सकता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कट शॉर्ट हो सकते हैं, वो मेजर इम्पैक्ट होगा। उसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी वो देखने वाली बात आ गई। चले, अच्छा, द्विवेदी जी से बात पूछना है, चाह रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लिए इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, मिडिल क्लास तो इसमें उभरता है। आप मिडिल क्लास की इकोनॉमी या उनकी आय एक लिमिटेड होती है, इनकम टैक्स में भी जो रिबेट दिया है और उससे भी मिडिल क्लास ही इफेक्टेड हो रहा है, 12 लाख के रेंज में आ रहा है। और मुख्यतः जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं या इनकम टैक्स की जो रियायत दी है, ये मिडिल क्लास की ही रियायत है किस्म से देखा जाए तो। जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला आदमी, 12 लाख रुपए की उसकी सैलरी है, तो उसको एक रिबेट मिला, जैसा कि निर्मला जी ने कहा। लेकिन सर, विनोद सिंह जी का कहना है कि वो जो फायदा हुआ है, टैक्स घटा दिया, इनकम टैक्स 12 लाख तक कर दिया है, बढ़ा करके 7 से, लेकिन जीएसटी इतना बढ़ाया है कि वो कंपनसेट कर रहा है फिर इनडायरेक्टली पब्लिक को जीएसटी से टैक्स। हाँ, वो तो जीएसटी तो सभी दे रहा है, मिडिल क्लास भी दे रहा है, अपर क्लास भी दे रहा है, लोअर क्लास भी दे रहा है, और जीएसटी तो बढ़ाया, इसमें दो रहा नहीं, जीएसटी दे रहा है। बट राहुल गांधी का यही तो कहना है कि जीएसटी अगर 18% है या 28% है, जितना भी है जीएसटी अलग अलग चीजों पे, तो अगर वो उद्योगपति दे रहे हैं वही लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी दे रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए, उनके इनकम कहीं ज्यादा है। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का इनकम इतना है कि वो मिडिल क्लास कहलाता है या लोअर मिडिल क्लास कहलाता है, तो दोनों जीएसटी का स्लैब एक क्यों? नहीं, हम समझ गए, कॉमन चीजों पर जो टैक्स तो डिफर करेंगे नहीं ना, एक ही टैक्स सबसे लेना पड़ेगा, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। तो ये राहुल गांधी का जो कहना है, प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर भी डिपेंड होता है, प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर भी होता है सर। अगर गाड़ी पे कम है और ट्रैक्टर पर ज्यादा है
तो ट्रैक्टर कोई अमीर लोग नहीं करते हैं, मिडिल क्लास किसान है, लोन लेकर के ट्रैक्टर ले लेता है। हाँ। तो इस लिहाज से चीजों को देखा जाए ना, कि आप ट्रैक्टर पे जीएसटी ज्यादा रखे हुए हो, गाड़ी पे कम रखे हुए हो, तो ये तो बात जो है हाँ, वो देखने वाली बात होती है। ये असमानता होगी। इसको तो उन्होंने जब से जी जीएसटी लागू हुआ कई बार चेंजेस भी किए हैं, उस तरह से देखे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि टैक्सेस टैक्सेस ले रहे हैं, किससे ज्यादा ले रहे हैं, किससे कम ले रहे हैं, इस डिस्पैरिटी को तो दूर करना होगा। लेकिन मिडिल क्लास जो मैं समझता हूँ, हम लोग जैसे कि आज हम लोग एक सीनियर सिटीजन्स की मीटिंग हुई, तो उसके लोग तो इसी जी से खुश थे कि उन्होंने जो इंटरेस्ट पर को 50,000 से 1 लाख कर दिया है। ये एक राहत की फीलिंग उनके अंदर आई। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोग तो बहुत दिनों से जी मांग कर रहे थे, ये चीज हो गई। तो मिडिल क्लास जो है, मुझको तो लगता है कि इससे अफेक्टेड हो रहा है। इस बजट जी को यूं देखना चाहिए कि एक सामूहिक असर पूरे देश के लोगों पर कैसा पड़ेगा। पॉलिटिकल बजट, जैसे कि प्रोफेसर सरकार ने कहा कि पहले क्यों नहीं लागू कर दिया, पहले लागू करते तो लोकसभा चुनाव को लोग करते कि उसको लेकर के कर दिया। सभी पार्टियां जो भी सत्ता में आती हैं अपने पॉलिटिकल एम को लेकर तो करती हैं, लेकिन उनका जैसे अभी हम्म, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, पिछड़े लोगों की बात कर रहे हैं, लघु उद्यमियों की बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योग को राहत देने की बात कर रहे हैं, इससे कौन प्रभावित होगा? इससे तो आम ही आदमी प्रभावित हो रहा है भाई। और मुझको लगता है कि ये कहीं न कहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हाँ हाँ आपने जो एक चीज ये कही कि महंगाई कैसे कम होगी, महंगाई दुनिया में कहीं भी बढ़ जाती तो कम नहीं होती है। आप कोई उदाहरण दें कि एक चीज कभी कुछ महंगी हुई और फिर नीचे आ गई हो, सीजनल चीजों को छोड़ करके। सीजनल चीजें जैसे कि यहाँ तो भारत में सब्जी और खाने पीने की चीजों से महंगाई का वो परसेंटेज देखते हैं, वो तो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन कोई भी चीज महंगी हो जाने के बाद नहीं, अब टैक्स दूसरे टैक्स टैक्स घटाने से जो बहुत सारी हाँ, चीजें हैं उन पे टैक्स टैक्स घटाने घटाने। से तो महंगाई कम होगा। जैसे हम्म। जैसे आप टोल टैक्स ही देख लेना, जो जी। ट्रांसपोर्ट होते ट्रक जाता है, जो टोल टैक्स ही है, टोल टैक्स पे जो हम्म। चार्जेस लग रहे हैं, आप हम्म। उससे घटाएंगे। अगर सरकार टोल टैक्स को हटाएगी तो जाहिर सी बात है, या डीजल है, डीजल पे तो फिर तो रेट सब्जियों का और उपभोक्ता पे तो कम तो होगा। अब सवाल है कि ये सभी पर टैक्स घटा देगी सरकार, तो उसके पास रेवेन्यू आएगा कैसे जो बांट रही सबको दे रही है? यदि वो फ्री चीजें हाँ, सब तो कर दे सब्सिडी भी दे रही है ना फिर। हाँ नहीं, ठीक है। और हाँ योजनाएं तो देखिए, योजनाएं है कि 1500 रुपया, आप 250 रुपया, आप 1,500 रुपया हाँ, नहीं वो फ्री में ठीक है, आपकी अकाउंट आपकी में। बात आपकी बात एकदम सही। लेकिन सरकार को देने के लिए भी तो पैसा चाहिए, किससे लेगी, कहाँ से लाएगी, कितनी ये मदद बड़ा सवाल करेगी है, वो? जी। बड़ा सवाल है। इसलिए इसलिए जब आपको कहीं भी रहना, किसी इकोनॉमी में रहना, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। हमसे ज्यादा टैक्स देने वाले जिस यूएसए की या यूरोप की बात की जाती है, वहां की टैक्स स्ट्रक्चर देखिए तो समझ में आवे कहाँ। वहां तो सांस लेने पर टैक्स है, एक एक चीज पर टैक्स है। तो टैक्सेस तो सरकार हर लगाती है, अब कहीं कम करती, कहीं बढ़ाती है। इन्होंने कहीं कम किया, कहीं बढ़ाया। बहुत टैक्सेस की डिटेल्स तो अभी नहीं आए, इसलिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो मुझको तो लगता है भाई, और पॉलिटिकल तो हाँ, हाँ। आप किसी बजट को कहना चाहें पॉलिटिकल कह दीजिए उसको। इसका कोई वो नहीं, सोल्यूशन नहीं है। शिवाजी सरकार से बात कर लेते हैं। शिवाजी सरकार, ये हाँ। बजट क्या निजी निवेश को बढ़ाने में कामयाब होगा, सफल होगा? ऐसी कोई खास बात जो पिछले बजट है उसके अलावा कोई ऐसी कोई खास बात तो आई नहीं है कि निजी निवेश को अलग से कोई बढ़ावा मिलेगा। जितना पिछले बजट में था उतना ही है। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बार बार बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई अलग से नहीं किया गया। जो पिछला हम्म, बजट है उसी का कंटिन्यूएशन में ही रहेगा वो, कोई नई चीज नहीं की गई है। हम्म। इसलिए अगर पिछले बजट अच्छा, में नहीं हुआ है, नहीं मैं कह रहा हूँ पिछले बजट में अगर नहीं जी हुआ जी है, जी। इस बजट में वो हाँ हो जाएगा, उसकी उम्मीद मुझे ज्यादा नहीं दिखती है। हाँ दूसरी हाँ। चीज आपने एक अच्छा। अच्छी बात कही, टोल की बात। जी। टोल जो है वो तो पूरा लूट है। अब हम्म। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं या घर पे रहते हैं, घर से दफ्तर जाते हैं, आप पेट्रोल भराने जाते हैं, हम्म। 10 लीटर का पेट्रोल पे आप 320 रुपए
पेट्रोल रोड सेस टोल देते हैं हर बार। 100 रुपए का पेट्रोल में 32 रुपए जो है जी वो सेस है। उसके अलावा हर साल जो है महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्यों बढ़ी ये नहीं कोई बोलता है। जी महंगाई टोल से बढ़ रही है। टोल जो है, टोल के रेट सुपर हाई है। यस मजाक चलता है। हाईवे कौन सा है? जहाँ हाई टैक्स है, हाई टोल है, वो हाईवे है। हाईवे और जहाँ सुपर हाई टोल है वो एक्सप्रेस वे है। तो ये जो मजाक चल रहा है, इसके वजह से हर चीज का दाम बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे जीएसटी का ले लीजिए। कहा गया कि जीएसटी जो है हर स्टेट पे अलग अलग। सवाल यह है कि जीएसटी पर जब बढ़ाया जाता है रेट, तो अपोजिशन स्टेट चुप क्यों बैठी रहती है? अपोजिशन डिसाइड करने बड़ा तो सवाल चली है। आती। यस सरकार अपोजिशन उनकी भी है डिसाइड। ना राज्य में। मुझे इससे कोई वो भी मतलब तो नहीं मार आपके रहे हैं। राज्य में। अगर आप अपोजिशन है और आप जनता के प्रति जी वफादार हैं, आप क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं कि हम नहीं बढ़ने देंगे, हम टोल नहीं बढ़ने देंगे। टोल पे लागत हमारी, सड़क हमारी, जमीन हमारी, यानी जनता की, और टोल हमारे ऊपर। 3 साल में किसी भी एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, आम सड़क हो, उसमें उसका पूरा खर्चा निकल आता है। और अब 35 साल तक टोल अपने गुर्गों को फायदा उठाने के लिए देते हैं। हमको लूटते रहते हैं। वो खुलेआम डकैती है ये टोल। और कोई ना और राज्य सरकार कहती है, सभी सभी कोई ना पार्टियां इस मुद्दे अपोजिशन पे पार्टी खामोश। कहती है ये। सभी पार्टियां इस मुद्दे पे खामोश है। जी हाँ, बड़ा और ये सवाल है ये। गलत है। ये एक है, यस हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी को ले जाके अटलांटिक में डुबो देना चाहिए। जो जनता के प्रति वफादार नहीं है वो बेईमान है। कोई भी पार्टी ले लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, या किसी भी कंपनी के जो गुड्स है, वो छोड़ दीजिए। जो आपके पावर बिल्स हैं, पावर कंपनी जी अनाप शनाप बिल पैसे ले रही हैं आपसे, कोई रोक नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बेईमान पॉलिटिकल पार्टियां पैसे खा रही हैं। आई एम वेरी हार्श ऑन दिस।